हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम दृष्टि आईएएस लेके आए हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी है। आने वाले वीक में आप लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे। हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ईयर 2012 से और ये कंटिन्यू होगा। प्रतिदिन हम लोग एक साल का, यानी कि जैसे कि कल के दिन की बात करें तो 2013 का, फिर 2014 का, इस तरह से 2023 तक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर डिटेल क्लास चलेगी। आप सभी का एग्ज़ाम दृष्टि में आईएएस में स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। एंड बिफोर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें, एक हमारा यूनिक इनिशिएटिव है, डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम मीन्स के लिए है। ये 100 डेज का प्रोग्राम है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम दृष्टि आईएएस को। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यूएनडीपी के बारे में। अच्छा, जब भी हम क्वेश्चन की बात करेंगे साथ में ये बात करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता आया है पहले से, रिसेंट में भी पूछा है उसने, और आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछेगा। उसके पीछे क्या कारण है, इन सारी चीज़ों में हम लोग थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते चलेंगे। इस डिस्कशन का जो पर्पज़ है, बेसिक पर्पज़ ये है कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे एनालॉजीज सेट होते हैं जिसके आधार पर वो क्वेश्चन बनता है। उन क्वेश्चंस को किस तरह से देखा जाना चाहिए और किन बिंदुओं के आधार पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी समर्थन के साथ ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित हुआ बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से क्या शामिल करता है। क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। क्वेश्चन ने आपको पहले से बता दिया कि इसे रिलीज कौन करता है, ऑक्सफोर्ड एंड यूएनडीपी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कंपोनेंट क्या क्या हैं, बस इस पे क्वेश्चन है कि इनमें से क्या क्या चीज़ें शामिल करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, घरेलू स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचित होना, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, राष्ट्रीय बजट स्तर पर बजट घाटे की सीमा एवं जीडीपी वृद्धि। तो अब हमको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के 3 मेन कंपोनेंट हैं और उनका जो वेट असाइंड है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि 3 कंपोनेंट हैं तो उसका वेट इस तरह से असाइंड है, ठीक है, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। और ये मेनली हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो जब भी हम इसमें देखते हैं शिक्षा की बात है, यस, स्वास्थ्य की बात है, यस, बाकी लिविंग स्टैंडर्ड के, अब मान लीजिए कि ये है एजुकेशन, ये है हेल्थ और ये लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड को 6 फर्दर कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये क्वेश्चन है, क्या उसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता या राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की सीमाओं एवं जीडीपी वृद्धि को इंटीग्रेट किया जाता है, शामिल किया जाता है। अगर आप इसके बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं जितना कि हमने आपसे डिस्कस किया तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड चूंकि ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जिसमें हम आपको हल्का सा हिंट देंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन पुराने साल में देखे होंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें लगाना पड़ेगा और इसको हिट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने हिंट दिया स्टार्ट में कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बातें हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, बजट घाटे या ऐसी किसी भी लिमिटेशंस की कोई इसमें जिक्र नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें बाहर हो जाती हैं, सेकंड आउट, थर्ड आउट, थर्ड आउट, सेकंड आउट, थर्ड आउट, थर्ड आउट, सेकंड आउट। सो आंसर केवल इतना होता है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। यस, इसके बारे में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को देख लेंगे। फर्दर डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी जो बातें हमने करी हैं। यस, ये है हमारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कंपोनेंट, जिसमें हमने हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड की बारे में बोला। हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इसको इक्वल वेट 1/3 असाइन किया गया है। अगली बार अगर यूपीएससी इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे पूछ सकता है कि क्या
इन 3 मेन कंपोनेंट को इक्वल वेट असाइन किया गया है या इनका वेट किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वल वेट है 1/3, 1/3 एंड 1/3। फिर हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को, तो उसको 6 कंपोनेंट में ब्रेक किया गया है, हेल्थ को 2 कंपोनेंट में, एजुकेशन को 2 कंपोनेंट में। सो दिस वाज क्वेश्चन बेसिकली। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन किसके बारे में है? आर्थिक विकास से जुड़े जनसांख्यिकी संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट चरणों पर विचार करिए। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, जनसंख्या की वृद्धि होती है, तो कुछ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं, विकास के कुछ सूचकांक होते हैं जो साथ साथ में चलते हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत होती है कि कौन सा इंडिकेटर किस फेज में दिखाई देता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यस। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर रखी है तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, जितनी देर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आप अगर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, कौन सा बताना यह है कि कौन सा चरण पहले आता है और कौन सा बाद में। द इजी वन, कम जन्म दर के साथ कम मृत्यु दर, उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर के साथ कम मृत्यु दर। तो अब आप अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भारत के इंडिकेटर्स को आपने कभी देखा होगा, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत से, यानी कि 1901 से भी अगर हम जनरल एक एस्टिमेट लेते हैं, तो पहले हमारे देश में हाई बर्थ रेट था, मतलब जन्म दर ज़्यादा थी, और हाई डेथ रेट था, मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। ठीक है। फिर इसके बाद भारत जब आज़ाद हो जाता है, उसके बाद भारत ने कई सारी पहल करी, जिसमें फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इनके रिगार्डिंग। तो जो उसके बाद वाले फेज आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हाई बर्थ रेट है, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य, सैनिटेशन, पानी, पीने का पानी, साफ खाना, ये सब चीज़ें जब जनता को मिलना शुरू होता है, तो उनकी मृत्यु दर में गिरावट आती है, मतलब मोर्टेलिटी में कमी आती है। तो जो दूसरा फेज आएगा, उसमें जन्म दर तो ज़्यादा होगी, लेकिन मृत्यु दर घटेगी। फिर एक एडवांस फेज आता है, जब पीपल के लिए अवेयरनेस आ जाते हैं, उनको कुछ प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती हैं। प्रिवेंटिव थेरेपी का मतलब क्या है कि जैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कुछ उपाय सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स महिलाओं के लिए, कॉन्डम्स पुरुषों के लिए। इसके अलावा अवेयरनेस के प्रोग्राम टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि में चलाए जाते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आती है, तो लोग कम जन्म दर को प्रमोट करते हैं और उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ती चली जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जाती है। तो जो ये वाला फेज होगा, उसमें कम जन्म दर और कम मृत्यु दर होगा। स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप इसको हिट कर सकते हैं। एंड आई होप कि अप टिल दिस मोमेंट आपने अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। जब बात करते हैं क्या कम जन्म दर के साथ कम मृत्यु दर सबसे पहले आएगा, तो नहीं, उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर, हाँ, ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा, तो ये बाहर, ये बाहर। ठीक है, साथ में एलिमिनेशन भी अप्लाई करना है। फिर उच्च जन्म दर के साथ कम मृत्यु दर, जैसे हमने बोला था कि पहले हाई मोर्टेलिटी होती है हाई बर्थ रेट के साथ, फिर मोर्टेलिटी घटती है, बर्थ रेट नहीं घटता है। ठीक है, तो सेकेंड फेज में ये आएगा, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 3 किस में है, तो 2 के बाद 3 इसमें है, तो हमारा यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, दिस वन। एंड फिर उच्च जन्म दर के कम जन्म दर के साथ कम मृत्यु दर। सो दैट्स इट। यस, और डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो स्टोरी हमने आपको बताई है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपनी अपनी लैंग्वेज के आधार पर। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी में, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में, दोनों को देख सकते हैं। इन एनी केस हिंदी का ही डेफिनेशन और हिंदी का डिस्क्रिप्शन सही माना जाता है। द थर्ड वन, निम्नलिखित में से कौन सरकार के समावेशी विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता करता है? क्वेश्चन किसके बारे में है? समावेशी विकास। आपको कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, क्या इससे समावेशन प्रमोट होता है, इंक्लूजन प्रमोट होता है? सेकंड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, इनमें से किसमें इंक्लूजन आएगा? अगर आप जानते हैं कि इंक्लूजन क्या होता है, तो इंक्लूजन का एक बेसिक तरीका है, समावेशन का एक बेसिक तरीका है
कि जनता को बेसिक नीड प्रोवाइड करी जाएं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ के रिगार्डिंग, फूड, हाउसिंग, बैंक में उनके अकाउंट खोले जाएं। तो इसे धीरे धीरे समावेशन आता है। समावेशन के कई कैटेगरीज होते हैं इकोनॉमी में। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटी में होता है। सोशल इंक्लूजन होता है जिसमें कि कल्चरल एस्पेक्ट में वल्नरेबल सेक्शन को इंक्लूड किया जाए, वीकर सेक्शन को इंक्लूड किया जाए, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह से वो इंक्लूजन का पार्ट है। तो इंक्लूजन हर एक टॉपिक में अलग अलग तरीके से हम देखते हैं, बट उनकी फंडामेंटल फिलॉसफी सेम रहती है। जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने से, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर आप बढ़ावा देते हैं तो उसमें गरीबों को काम मिलता है, उनको उनके काम के अनुपात में या किसी दूसरे शर्तों के आधार पर उनको कुछ आमदनी के साधन मिलते हैं। तो ऐसा होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना। देखो, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने से, एमएसएमई सेक्टर का क्या मतलब है? जिसका टर्नओवर एक सीमा से कम हो, तो उनको हम माइक्रो, मीडियम या स्मॉल इंटरप्राइजेस में कैटेगराइज करते हैं। तो अब आप समझिए कि गरीबों के पास विकल्प कम होते हैं। तो अगर वो छोटी सी निवेश के साथ, स्मॉल इन्वेस्टमेंट की हेल्प से कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनको एमएसएमई सेक्टर में पार्टिसिपेशन से आमदनी को, उनकी इनकम को प्रमोट करने में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से ये भी आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। तो थर्ड वन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। एजुकेशन में अगर आप उनको पार्टिसिपेशन देते हैं तो वो समावेशन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये कोई अपने आप में चुनौती नहीं समझना। कैसे कि जब आप गरीब बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो धीरे धीरे वो उनका जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और वो वेरियस एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में और अदर सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से उनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होता है। तो इस तरीके से जब समावेशी विकास की बात करी जाए तो इसमें हर तरह के इंक्लूजन की बात होती है, हर तरह के समावेशन की बात होती है। वो केवल इकोनॉमी या केवल पॉलिटी या सोशल सेक्टर की बात नहीं है, गवर्नेंस में भी समावेशन होता है। ठीक है, सो तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही होंगे। यस। चौथा प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन है? आशा, आशा बहू आप लोगों ने सुना होगा गांव में, ये उस आशा के बारे में है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, तब तक आप अटेम्प्ट करिए हमारे साथ। प्रसव पूर्व देखभाल के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक लाना। चेक करेंगे क्या ये बात सही है। दूसरा, गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट उपलब्ध कराना। क्या ये बात सही है? इसको भी चेक करना चाहिए। पोषण एवं टीकाकरण पर जानकारी प्रदान करना, ये भी चेक करेंगे। तीनों कथन चेक करेंगे। और चौथा, शिशु का प्रसव कराना। ये चारों बातें चेक करेंगे। ठीक है, आई होप अब तक आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो आशा के मेन काम क्या होते हैं? आशा के मेन काम ये होते हैं कि वो अपने गांव में या जो भी उसका सर्विस एरिया है, जो भी उसका सर्विस एरिया कहने का मतलब जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में महिलाओं की प्रेगनेंसी के रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उनको जो है किसी सामुदायिक केंद्र में या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेंटर में उनको रजिस्टर कराने के साथ साथ उनको आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां और जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है या प्रदेश की सरकार चला रही है उससे उनको जोड़ना, ये मेन आशा के काम होते हैं। जिसके लिए पहला स्टेटमेंट आपका कहता है कि प्रसव पूर्ण देखभाल जांच के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक ले जाना। यस, ये बात अपने आप में सही हो जाती है कि जो आशा है वो प्रेग्नेंट वुमेन को किसी न किसी मैटरनिटी सेंटर जो गवर्नमेंट द्वारा रन किया जा रहा है प्रसव केंद्र तक लेके आती है। ठीक है। दूसरा, गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने के लिए किट का परीक्षण का उपयोग करना। यस, गांव में महिलाएं जब उन्हें संदेह होता है कि लग रहा है वो प्रेग्नेंट है तो वो किसी न किसी अपनी नज़दीकी आशा से संपर्क करते हैं और इस तरह से जो आशा बहू है उसे प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन किट प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरा है पोषण एवं टीकाकरण पर जानकारी देना। यस, टीकाकरण के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट चलाती है, फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार चलाती है तो उसके बारे में उसको अवेयर कराना है। तो ये बात अपने आप में सही है। चौथा है शिशु का प्रसव कराना।
ये अपने आप में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि प्रसव कराना उसकी ड्यूटी नहीं है। प्रसव कराने की ड्यूटी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, ना कि आशा की। आशा केवल ये 3 फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जो आउट ऑफ 4 दिए हैं ये 3। प्रसव कराना उसकी ड्यूटी नहीं है। प्रसव कराना किसकी ड्यूटी है? उस हॉस्पिटल की ड्यूटी है, उस अस्पताल की ड्यूटी है। तो इस तरह से ये बाहर हो जाएगा। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। 4 आउट 4 आउट। अब या तो 1 और 3 सही या 1 2 3 सही है। सो आंसर आपके सामने है, ऊपर आपने देख लिया है पहले, 1 2 और 3। ओके, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा, इसमें यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट नंबर 4 आउट होगा। द नेक्स्ट वन, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। अच्छा, साथ में एक दो एनालिसिस देखते चलते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। एक चीज आपने नोट करी होगी कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यूपीएससी अपेक्षा करता है कि जो भी वो सिविल सर्वेंट आप सेलेक्ट होकर पहुंचते हैं, या यूपीएससी जिनको सिविल सर्वेंट बनने का मौका देता है, उनको भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों के प्रोग्राम्स के बारे में एक सही जानकारी जरूर होनी चाहिए। सही जानकारी होने का मतलब कि कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वो किन को पूरा करना है, इसके बारे में। सरकार जो प्रोग्राम चला रही है उसके क्या क्या विशेष फीचर्स हैं, मतलब ये कि उसके तहत सरकार क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगी, इनके बारे में। किन में सरकार किस तरह से पैसे खर्च कर रही है, या सरकार कोई कैश ट्रांसफ़र कर रही है। तो हमें प्रोग्राम के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछने में बेहद इंटरेस्टेड है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, किसी एक साल का पेपर देख के कोई भी किसी भी मूल्यांकन को आप अंतिम मत समझना। जैसे अभी हम मान लीजिए 2012 के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसके आधार पर आप ये मत मान लेना कि 2024 में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कम से कम 10 साल का आप पेपर देखिए किसी भी विषय का, उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जैसे कि हमने बात करी कि अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम से काफ़ी क्वेश्चन आपको दिखाई दिए, ये सभी 2012 यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर हम 2013, 14, 15, 16 से लेके जब हर साल के क्वेश्चन देख लेंगे, कम से कम 10 साल के, 12 के बाद वाले, तो हम तो 2023 तक डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे आपको 10, 12, 13 साल का के क्वेश्चंस का अपने आप में धीरे धीरे आइडिया डेवलप हो जाएगा। तो उसके आधार पर फिर आप अपना अगर मूल्यांकन और कंक्लूजन डेवलप करेंगे कि यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं, तो आप एग्जाम में कम रिस्क में रहेंगे। जननी सुरक्षा योजना पे यह हमारा अगला क्वेश्चन है। इस कार्यक्रम का क्या प्रयास है? क्वेश्चन इस बात पे है, संस्थागत प्रसव को बढ़ाना, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। प्रसव की लागत को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और तीसरा है, गर्भावस्था और कारावास के कारण वेतन हानि का प्रावधान करना। देखिए, संस्थागत प्रसव, हाँ, जननी सुरक्षा में ये पार्ट है कि किसी महिला को किसी न किसी ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी कराना, ना कि जो विलेज कल्चर में चलता है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि गांव में कोई ताई होती हैं जो कि इस काम में थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टरों के अभाव में उनकी सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन उनमें हेल्थ रिस्क काफ़ी होते हैं। बिकॉज प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद किस तरह से डिलीवरी की जानी चाहिए, वेदर सिजेरियन करना चाहिए यानी कि सर्जरी के माध्यम से करना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी करना चाहिए। चूँकि उनके पास उतना इंफ्रा और एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो सर्जरी कर सकें, उनके पास एक ही रास्ता होता है। ऐसे में माँ और बच्चे की मृत्यु के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वैसा ना हो, इसलिए भारत सरकार ने जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रसव की जिम्मेदारी किसी न किसी अस्पताल के केंद्र को दी, और मरीजों की जिम्मेदारी होगी, उनके घर वालों की जिम्मेदारी होगी कि प्रसव वो किसी न किसी स्वास्थ्य केंद्र पर ही कराएं। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रसव की लागत को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता देना। हाँ, आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है। आजकल तो अब 6,000 रुपये हो गए, जब ये स्कीम आई थी तब कम थे।
वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकट्ठा नहीं देती, 2-2 हज़ार करके अलग अलग चरणों में देती है। ठीक है, तो ये भी सही है। गर्भावस्था और कारावास के कारण वेतन हानि का प्रावधान, देखो आप स्कीम के नाम से पता चल रहा है कि जननी सुरक्षा योजना है, मतलब जननी यानी कि माँ की सुरक्षा, माँ और बच्चे की सुरक्षा किससे संबंधित है, लेकिन ये वेतन की सुरक्षा नहीं दे सकते। इसको दिमागी तौर पर सोचो, वेतन की सुरक्षा कैसे दे सकते? मान लीजिए किसी का वेतन तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, तो भारत सरकार उसकी सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? क्या भारत सरकार के पास इतने संसाधन हैं? उत्तर है नहीं। तो वेतन की सुरक्षा सरकार नहीं दे सकती, इसलिए ये अपने आप में बाहर हो जाएगा। चलिए 3 आउट करिए, 3 आउट, 3 आउट, 2 बाय डिफॉल्ट करेक्ट और 1 भी करेक्ट है ना। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये 3 आउट, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, इसमें हाइलाइटर नहीं लगा है, आप लोग अपने से लगा लीजिए। हाँ, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के प्रयास यहाँ पे लिखे हुए, जो बातें हमने अभी करी, और डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो और इसमें इसको देख सकते हैं इस तरह से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण गरीबों के आजीविका विकल्पों में कैसे सुधार करना चाहता है? देखिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, इसको आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका। तो देखो 2 बातों पे ध्यान दो, पहले तो ये आजीविका से संबंधित है, मतलब जीवन यापन से संबंधित, और ग्रामीण यानी कि गांव से संबंधित है। स्कीम के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक, अदरवाइज गवर्नमेंट स्कीम में ऐसा एलिमिनेट करना या सॉल्व करना बिना जानकारी के रिस्की होता है। क्यों? बिकॉज भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम चलती हैं, और स्कीम में आप देखेंगे तो कई सारे बिंदु सिमिलर होते हैं किसी एक गवर्नमेंट स्कीम में या प्रोग्राम में। जब आप उसको तुलना करते हैं किसी दूसरी गवर्नमेंट स्कीम या प्रोग्राम से, तो वो आप देखते हैं कि काफ़ी उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को जब तक आपको क्लियरली नहीं पता है तब तक आप एलिमिनेट करने में रिस्क में रहेंगे। तो जाहिर है कि ये महत्वपूर्ण स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, तो उनके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। अब आप पूछेंगे फ्लैगशिप स्कीम क्या होती हैं? फ्लैगशिप स्कीम वो होती हैं जो अपने आप में डेडिकेटेड होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से, मतलब केंद्र सरकार उसमें खर्च करती है, और केंद्र सरकार की जो टारगेट ऑडियंस है जिस पे वो स्कीम्स लागू की जानी हैं उनके बारे में डिटेल्ड एक्सरसाइज की जाती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली ऐसे प्रोग्राम को बहुत डिटेल में यानी कि बहुत ग्रास रूट तक लेके जाती है। तो ऐसे स्कीम्स को हम फ्लैगशिप स्कीम्स कहते हैं, मतलब उनका दायरा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट इसमें बड़ा पैसा खर्च करते हैं। चलिए देखते हैं आजीविका विकल्पों में सुधार। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग और कृषि व्यवसायिक केंद्र स्थापित करके स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ कर कौशल विकास प्रदान करके, ये जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा है ना, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ठीक है, स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ कर कौशल विकास प्रदान करना, बीज, उर्वरक, डीजल, पंप सेट आदि की आपूर्ति करके किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण निःशुल्क प्रदान करना। आइए देखते हैं। बात आती है कि NRLM स्कीम काम किस तरह करती है। तो NRLM स्कीम का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ये था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उसमें ग्रामीणों को जोड़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण उस पर जुड़ेंगे तो उनको अवसर होगा कि वो कलेक्टिवली किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट गुड्स के उत्पादन में एसोसिएट करेंगे खुद को और अपनी आजीविका सुनिश्चित करेंगे। ये था NRLM स्कीम का मुख्य उद्देश्य। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्ती दरों पर स्वयं सहायता समूहों को लोन उपलब्ध कराएगी, जिसमें कि बहुत पैसे उनको स्वयं सहायता समूहों को पैसे प्राप्त होंगे सस्ती दरों पर, तो वो उससे दूसरे व्यवसायिक कार्य कर सकते हैं। ये इसका मेन पर्पस था। जब हम देखते हैं कि हाँ कौशल विकास प्रदान करने की बात होगी तो ये तो सही हो जाएगा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। बाकी बीज, उर्वरक, किसान, तो पहली बात समझिए ये नॉन फॉर्म एक्टिविटी के लिए था। अब नॉन फॉर्म एक्टिविटीज क्या हैं? नॉन फॉर्म एक्टिविटीज का मतलब है गैर कृषि कार्यों के लिए। हाँ, इसमें फूड प्रोसेसिंग आ सकता है बिकॉज वो कृषि कार्य नहीं है, वो कृषि का उत्पाद जब घर आ जाता है उसके बाद से जुड़ा हुआ कार्य है।
तो उसमें फूड प्रोसेसिंग आ जाएगा और बाकी ढेर सारी एक्टिविटीज़ आएंगे जो इंडस्ट्रियल इन नेचर की हैं, सर्विस नेचर की हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, वो मतलब उत्पादन से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से ये बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट, ये सब बाहर। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग नहीं, ठीक है, बिकॉज इसके माध्यम से गवर्नमेंट छोटे छोटे लोन उपलब्ध कराती है। नए विनिर्माण उद्योग और कृषि व्यवसाय केंद्र ये सब शामिल नहीं होंगे इसका, ठीक है। इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 केवल करेक्ट होगा और ये दूसरा ही आपका सही उत्तर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। कुछ कथन दिए हुए हैं, फिर उसके बाद लिखा है कि उपरोक्त में से किसके कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिल सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, पहले तो हमें इस स्कीम के बृहत उद्देश्य पता होने चाहिए। जब ये लॉन्च किया गया था तो बहुत सीमित दायरे में उन इंडस्ट्रियल वर्कर का जो किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा यानी कि किसी दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम का पार्ट नहीं है, कि सरकार की किसी दूसरी बीमा योजना के पार्ट नहीं है, उनको बीमा मुहैया कराने के लिए या बीमा सुनिश्चित कराने के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना लॉन्च किया गया था। अच्छा, एक बात और, जब भी कहीं पे सामाजिक सुरक्षा लिखा है ना, नॉर्मली ये इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में ही लिखा होता है, ठीक है। इंश्योरेंस को एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले विगत वर्षों में स्कीम अपने लॉन्चिंग के बाद से इसका दायरा बढ़ाया गया और इसे एक बहुत बड़ी आबादी के लिए ओपन कर दिया गया। तो आज की डेट में, या ये कहें कि जब क्वेश्चन आया था साल 2012 में, हमें उस समय के आंकड़ों के हिसाब से, तो उस समय भी इसके तहत होटल रेस्टोरेंट के कर्मचारी, मोटर परिवहन, समाचार एवं पत्र प्रतिष्ठान और निजी चिकित्सा संस्थान, ये हर जगह के जो कर्मचारी हैं वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये सारे प्रकार के एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं और इसका दायरा बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है ये डिस्क्रिप्शन में आपको पता चलेगा कि 2016 तक कुल लाभार्थी कितने हैं, 82.8 मिलियन, करीब करीब 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके जो है लाभार्थी हैं। इसके बारे में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट न्यूज़ है, थोड़ा उसको देख लेते हैं, या फैक्ट है उसके इसमें छिपा हुआ, कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना पर रिपोर्ट बनाने के लिए भारत सरकार ने बीपी अडारकर को नियुक्त किया था। यह रिपोर्ट 1948 के रोजगार राज्य बीमा अधिनियम का आधार बन गई। इसके बाद यह अधिनियम शुरू में कारखाने के श्रमिकों के लिए था, यानी कि जो फैक्ट्रीज के लेबर हैं उनके लिए था, लेकिन बाद में ये 10 या अधिक श्रमिकों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू हो गया। मतलब अगर कहीं पे 10 वर्कर हैं या उससे अधिक वर्कर हैं तो वो जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका दायरा अब बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां DRDA यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, ठीक है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने में कैसे मदद करती हैं। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि जैसे कि आजकल यूपीएससी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछता है, आजकल थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी लेंदी क्वेश्चन आते थे, भले इनकी संख्या आज की तरह नहीं थी, पहले करीब 30-40% क्वेश्चन लेंदी होते थे। 30 से 40% क्वेश्चन पहले लेंदी होते थे, आजकल तो 60 से 70% क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वन सच एग्जांपल जिसमें कि यूपीएससी ने एक लेंदी क्वेश्चन आपके सामने दिया। DRDA देश के कुछ विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों के रूप में काम करता है। देखो, पंचायती राज संस्थान आपको पता है, पंचायत स्कीम आपको पता है, तो DRDA कहीं कहीं पे पंचायत का काम करता है कि नहीं करता, इसकी जांच करेंगे। DRDA गरीबी
कुपोषण के कारणों का क्षेत्र विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और विस्तृत उपचारात्मक उपाय तैयार करते हैं। ये जांचे हैं हम लोग। डीआरडीए गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इनकी भी हम जांच करेंगे। इसके अलावा डीआरडीए गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए इच्छित धन प्रभावी उपयोग पर नजर रखते और सुनिश्चित करते हैं, इसकी भी जांच करेंगे। देखो, जैसे कि नाम है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये एजेंसीज कई तरह के काम करते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा स्थापित संस्था है, इसलिए जहाँ भी पंचायती राज सेवाएं और पंचायती राज के कार्य उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पे जो डेवलपमेंट पंचायतों को करना चाहिए वो डेवलपमेंट डीआरडीए करता है। ठीक है, वो डेवलपमेंट डीआरडीए करता है। तो इसलिए ये वाला कथन तो सही हो गया पहला, कि ये कुछ विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों के रूप में काम करते हैं, सो दैट कि प्लान्स को अच्छे से, प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। एक बात। दूसरी बात, डीआरडीए गरीबी और कुपोषण के कारण क्षेत्र विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और विस्तृत उपचारात्मक उपाय तैयार करते हैं। ये कथन भी सही है। कैसे? कि जो डीआरडीए है, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई गरीबी के कोई खास कारण उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए पानी के स्रोत कहीं पे नहीं है, तो लोगों को पानी के लिए दूर भटकना पड़ता है और उनका बहुत सारा लेबर इस तरह से खर्च हो जाता है। या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई खास बीमारी है, तो अगर डीआरडीए चाहता तो वहाँ पे उन बीमारियों के आधार पर अध्ययन करता और कोई अस्पताल बनाने की योजना तैयार कर सकता था। नॉर्मली ये काम पंचायतों का है, पंचायत के हायर प्रतिनिधियों का है। लेकिन जहाँ पर पंचायत और उनके प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है और काम नहीं करते हैं, या कह लिया जाए कि वहाँ पे उस तरह की स्ट्रक्चर बने नहीं है अभी, तो वहाँ पर ये सारे काम कौन करेगा? डीआरडीए करेगा। अब डीआरडीए, हाँ, तो ये अपने आप में क्षेत्र विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और सॉल्यूशन बताते हैं कि क्या उपचार किए जाएं। डीआरडीए गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वयन एवं सहयोग प्रदान करते हैं। बात सही है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट केवल एक मिनिस्ट्री के अंतर में नहीं है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जरूर है, लेकिन पंचायत राज मिनिस्ट्री है, जल मंत्रालय है, इस तरह से कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो गाँव में और गांव से जुड़े हुए लोगों, हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ के रिलेटेड है, एजुकेशन मिनिस्ट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, जो गांव में काम करते हैं। तो ये अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो हाँ, ये बात भी अपने आप में सही हो गई। डीआरडीए गरीबी विरोधी कार्यों के लिए इच्छित धन के प्रभावी उपयोग पर नजर नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इनका काम नहीं है। उसके लिए सोशल ऑडिट अलग होता है, ये नजर नहीं रखेंगे, नजर रखना काम सोशल ऑडिटिंग का है। सोशल ऑडिटिंग, गांव के लोग किसी भी स्कीम के लिए सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए डीआरडीए सही संस्था नहीं है। डीआरडीए का काम है डेवलपमेंटल काम करना। जो संस्था डेवलपमेंट करेगी वही संस्था अगर प्रोग्राम इवैल्यूएशन करेगी तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इस प्रकार से है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके द्वारा किया गया कोई काम कैसा है, तो वो तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा है। इसलिए नॉर्मली इवैल्यूएशन का काम, जांच पड़ताल का काम किसी अन्य संस्था के सर पर होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में 4 आउट, और 4 आउट मतलब आपका आंसर आसान है। यस, 1 2 3। ठीक है, 1 क्वेश्चन एलिमिनेटेड, आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्टिंग एज बैंकर्स बैंक। ये बैंकर्स बैंक का क्या मतलब है? अब आप ध्यान से सोचो कि बैंक का क्या मतलब है। बैंक वह जो जनता का पैसा जमा करे, जनता के पैसे को सुरक्षा प्रदान करे, जनता के पैसे को अगर कहीं निवेश करते हैं तो उसमें जो लाभ प्रतिफल होते हैं वो जनता को ब्याज के फॉर्म में मिलते हैं।
वो तो सुनिश्चित है, ब्याज तो मिलेगा मिलेगा, भले बैंक को किसी निवेश में नुकसान हो जाए तो भी। ठीक है, ये नॉर्मली बैंक के काम होते हैं। जनता को जब जरूरत है वो बैंक से अपने पैसे निकाल सकता है, और अगर उसके अपने पैसे बैंक में नहीं हैं तो बैंक से कैसे निकाल सकता है? लोन लेके। लोन शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 साल से कम की अवधि वाले, लॉन्ग टर्म होते हैं, 1 साल से अधिक की अवधि वाले। तो ये तो हमने समझा बैंक क्या है। ये बैंकर्स बैंक क्या है, मतलब बैंकों का बैंक क्या है। नॉर्मली ऐसा आपने सुना होगा कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, लेकिन बात इतने से सॉल्व नहीं होती। आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा अपने आप में चुनौती भरा प्रश्न है। क्या आरबीआई बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जनता के लिए करता है? बस अगर ये हमने सिद्धांत समझ लिया तो हमारे लिए ये विषय समझना अपने आप में आसान हो जाएगा कि उसे बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं। तो पहले बैंक किसे कहते हैं? जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, है ना, ये बैंक हैं। और कोई संस्था है जो इनका बैंक है, इन सभी का, तो उसे हम बैंकर्स बैंक कहते हैं। ठीक है, उसे हम बैंकर्स बैंक कहते हैं, यानी बैंकों का बैंक, ये बैंकरों का बैंक कहते हैं। नॉर्मली किसे बोला जाता है? आरबीआई को। आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आपका क्वेश्चन है कि ऐसा आरबीआई को क्यों कहते हैं, आरबीआई वो कौन से ड्यूटीज या फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर उसे बैंकरों का बैंक कहते हैं। बस जैसे हमने बात करी थी उसी तरह लॉजिक लगाना है कि यह अन्य बैंक, इसमें अन्य बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं। क्या ये सही है? जांच करेंगे। आरबीआई जरूरत के समय वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, पता है देता है कि नहीं देता? डोंट नो, विल चेक। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक मामलों पर सलाह देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक मामलों में सलाह देता है। डोंट नो, लेट्स चेक। एक बात और, हर प्रश्न में आप ये भी चेक करोगे कि यहाँ पे सही लिखा है कि गलत लिखा है। सही कथन का चुनाव करना है या गलत कथन का चुनाव करना है। ठीक है, आइए एक एक कथनों को देखते हैं। नीचे शुरू करते हैं कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक मामलों पर सलाह देता है। क्या स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पर आरबीआई की सलाह लेगा? उत्तर है नहीं। और वैसे आप एक बात बताओ कि जो मौद्रिक मामले हैं, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, वो किसके द्वारा किया जाता है? बैंकों के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी के ज़्यादातर ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। जो ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं उनमें बैंक पार्टिसिपेट करता है, हाँ ये बात ठीक है। और ऐसी कंडीशन पर आरबीआई बैंकों को ना तो कोई सलाह देता है ना कोई सलाह लेता है। ठीक है, ना इस मामले में वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के दबाव में आते हैं और ना ही आरबीआई से कोई वो खास सलाह में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में समझने वाली चीज है। इस तरह से कथन गलत हो जाता है। 3 आउट 3 आउट 3 आउट। वाज दैट इजी? क्या ये आसान है? क्या आपने एक कथन गलत मान लिया आपका उत्तर हो जाए? नहीं, आजकल तो नहीं आसान है। उस समय जब आया था तो आसान था। क्यों नहीं आसान है? आजकल इस तरह भी पूछते हैं कि ऊपर दिए गए कितने कथन सत्य हैं। हम लोग जब आगे सेशन डिस्कस करेंगे यूपीएससी के पुराने साल के क्वेश्चन के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन की भरमार होगी। ठीक है, अन्य बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं। यस दे डू, रखते हैं। आरबीआई जरूरत के समय वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। यस, जितने कॉमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड अदर बैंक, वो आरबीआई से पैसा टाइम टाइम पे अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए लेते हैं। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट का उदाहरण है रेपो रेट, जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। लॉन्ग टर्म के एग्जाम्पल हैं बैंक रेट।
जिन दरों पर आरबीआई बैंकों को पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। आरबीआई जरूरत के समय बैंकों को धन उधार देता है, ये भी सही हो गया। तो आपका आंसर जो होगा ये 1 और 2। ठीक है, दिस वन। हाँ, कोई सलाह नहीं देता। ठीक है, बैंक स्वतंत्र हैं अपने इस तरह के पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स पर। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, जो स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो लोग इन सारी चीज़ों में डिसीजन करेंगे कि किन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना है, कौन कौन से एवेन्यूज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, और पैसे को किस तरह से आगे चलाना है। ठीक है, अपनी बैंकिंग ऑपरेशन में। तो उसमें बैंक आरबीआई से ऐसी कोई सलाह नहीं लेते। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पूंजीगत लाभ हो सकता है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है? पूंजीगत लाभ जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है। अब दो बातें हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा तब तक बात स्पष्ट नहीं होती। आइए देखते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, और जरा भी इधर उधर हमारा दिमाग भटका तो वो गलत हो जाएगा। पूंजी और राजस्व में क्या अंतर है? अगर हमें ये पता है तो हमें पता होगा कि कौन सा रेवेन्यू गेन है, कौन सा कैपिटल गेन है। रेवेन्यू पे टैक्सेशन के मैटर्स अलग होते हैं और कैपिटल पे टैक्सेशन मैटर्स अलग होते हैं, उनके तरीके अलग हैं। और करेंसी का जो लेन देन है वो भी कैपिटल और रेवेन्यू से नॉर्मली अलग अलग तरीके से होते हैं। उनके लिए जो टर्म एंड कंडीशन है, शर्तें हैं, अलग हैं। कैसे? आइए देखते हैं। कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी पर अगर आपको पूंजी प्राप्त हो रही है, अगर मान लीजिए आपको पूंजी प्राप्त हो रही है, तो नॉर्मली ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपके एसेट घटता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं से पैसा आया तो आपकी एसेट घटती है। ठीक है, आपकी परिसंपत्तियां घटती हैं। कैसे? कि जैसे मान लीजिए एसेट के तौर पर आपके पास ये 10, 10, 10 एंड 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं। तो आपके पास पैसा कब आएगा? जब आप इसमें से एक 10 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी बाहर कर दो, या उसका कोई पार्ट बाहर कर दो, बेच दो। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब आप लैंड मान लो, सरल भाषा में समझने के लिए। बाकी हम और डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आपकी एसेट घटती है और आपको पैसा प्राप्त होता है, तब हम इसे बोलेंगे कैपिटल। रेवेन्यू के केस में आपको हो सकता है पैसा प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, लेकिन आपकी एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो बढ़ती है ना वो घटती है। इसका उल्टा भी सही है। मान लीजिए कि अगर आपके एसेट, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप दे रहे हैं किसी को पैसा, जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी और खरीद ली, तो ये 10 करोड़ की एक प्रॉपर्टी आपके पास और बढ़ गई। ऐसी कंडीशन पर आप पैसा खर्च कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, और आपके पास ये प्रॉपर्टी आ रही होगी। खरीद फरोख्त के बिजनेस में यही होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि ये गोल्ड का हमारे पास प्लेट है, एसेट। तो अगर हम इसको बेचते हैं तो हमको पैसा प्राप्त होता है। तो जब हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारी ये एसेट घट रही है। ठीक है, लायबिलिटी के केस में इसका ठीक उल्टा होता है। अगर हम पूंजी की बात करें तो जब आपके पास आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो मतलब आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं। आपकी लायबिलिटीज घट रही हैं तो मतलब पैसा जा रहा है कहीं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से 100 रुपए लोन लिए,
तो मेरे पर 100 रुपए की लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी मतलब देनदारी, मतलब अगर मैंने किसी बैंक से 100 रुपए लोन लिए तो 100 रुपए की देनदारी मेरे सर पर आ गई, लाइबिलिटी आ गई। और अगर मैंने उसमें से 50 रुपए लोन के पैसे जमा कर दिए तो मेरे सर पे जो बोझा है वो 50 रुपए कम हो गया। इन दैट कंडीशन जो मेरी लाइबिलिटी है वो ₹50 रिड्यूस्ड, कम हो गई। तो एसेट के केस में उल्टा और लाइबिलिटी के केस में कॉन्सेप्ट उल्टा है। समझ में आ गया? कोई बात, अच्छी बात है। नहीं आया, इट्स ओके, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट हमको डीप डिटेल में पढ़ने हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट की समझ के बिना यूपीएससी क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। रेवेन्यू के केस में एसेट और लाइबिलिटी पर, यानी कि परिसंपत्तियां और जो देनदारियां हैं यानी कि लाइबिलिटीज, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो राजस्व है, और अगर फर्क पड़ता है तो पूंजी है। ये बेसिक अंतर अगर आपको पता है तो हम लोग क्वेश्चन पे दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। पूंजी की समझ हो गई। अब देखते हैं कौन सी पूंजी है, तो उसी में पूंजीगत लाभ होगा जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है। दूसरा, इसकी इनकी जांच करेंगे, ठीक है, एक एक। जब कोई अपनी स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य में स्वाभाविक वृद्धि हो, जब आप कोई पेंटिंग खरीदते हैं और उसकी लोकप्रियता बढ़े। 3 कथन है आपके सामने। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि टाटा के पास एक फैक्ट्री है और टाटा इस फैक्ट्री में नमक बनाता है, ठीक है। अगर ये नमक बनाएगा और बेच देगा तो क्या इसकी फैक्ट्री की मशीनों में या उस फैक्ट्री की जमीन में कोई फर्क पड़ा? नहीं, मतलब उसकी एसेट एंड लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एसेट उसके पास यानी कि परिसंपत्ति उसके पास एज इट इज है। तो वैसी परिस्थिति में कोई भी खरीद या बिक्री से जो आपके पास सामान आता है या सामान जाता है उससे आपकी परिसंपत्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कंडीशन पर ये स्टेटमेंट बाहर हो जाएगा, 1 आउट, यानी कि 2 बाय डिफॉल्ट सही है। जब अपनी कोई स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य में स्वाभाविक वृद्धि हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 10 अपार्टमेंट हैं, 10 अपार्टमेंट हैं कहीं पर, मान लीजिए कि नोएडा में है, ठीक है। इन 10 अपार्टमेंट्स का मूल्य मेरे लिए मान लीजिए 10 करोड़ है, लेकिन महंगाई बढ़ जाने के कारण इनका मूल्य 12 करोड़ हो जाता है, यानी कि 20 लाख रुपए प्रति फ्लैट की कीमत बढ़ जाती है। तो वैसी कंडीशन में क्या मेरा एसेट बढ़ गया? उत्तर है यस। मॉनेटरी वैल्यू आपकी एसेट की बढ़ी, मतलब आपकी एसेट बढ़ी हुई मानी जाएगी। इस तरह से ये कथन तो बाय डिफॉल्ट सही था ही, यहां पे हमको देख पता चल गया। दूसरा, पेंटिंग। जब आप कोई पेंटिंग खरीदते हैं और उसकी लोकप्रियता बढ़े, लोकप्रियता बढ़ती है तो पेंटिंग की कीमत बढ़ती है। पेंटिंग आपके लिए परिसंपत्ति है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेंटिंग अपने आप में एक इनटेंजिबल एसेट है, इसलिए। अब वो इंटेंजिबल टेंजिबल क्या होते हैं और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब इकोनॉमी के हमारे और सेशन शुरू होंगे। समझने के लिए मैं बता देता हूं, वो टेंजिबल वो होते हैं जो कि आप अपने विजुअल सेंसरीज से या टच के माध्यम से रियलाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कोई भी चीज़ है या नहीं। साधारण भाषा में करें तो जिस वस्तु को आप छू सकते हैं वो टेंजिबल है। जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते, सिर्फ अपने दिमागी तौर पर महसूस करते हैं, वो अपने आप में इंटेंजिबल है। जैसे मान लीजिए कोई डांस, डांस में आप इंसान के मूवमेंट को देखते हो, लेकिन वो डांस है या नहीं ये आपका दिमाग परसीव करता है। हाथ पैर हिलाना डांस होता है? नहीं भी होता। सड़क पे जाने वाले हर व्यक्ति के हाथ हिलते हैं, लेकिन वो डांस नहीं है ना। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी ट्रेनिंग या किसी डांस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए स्टेप करता है तो हम कहते हैं डांस है। तो इस तरह से
टेंजिबल और इंटेंजिबल का अंतर हम लोग आने वाले सेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग आंसर तक पहुंच गए कि नहीं? हाँ, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, पूंजीगत लाभ के लिए और उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे स्टॉक के शेयर, व्यवसाय, भूमि का एक पार्सल, कला का कोई काम हो, ये सारी चीजें अपने आप में कैपिटल गेन्स कराती हैं, पूंजीगत लाभ इन पे होता है। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि इसी तरह पूंजीगत हानि तब होती है जब कोई परिसंपत्ति अपने आधार से कम पर बेची जाती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे 10 फ्लैट्स हैं, वो मैंने 10 करोड़ में खरीदे, वो 12 करोड़ के ना होकर 6 करोड़ के बचे, यानी कि मेरे एक फ्लैट की कीमत 60 लाख बची, तो वैसी कंडीशन पर मुझे पूंजीगत हानि हुई। ठीक है, और देखते हैं, ये सभी को नाम मात्र के संदर्भ में नापा जाता है, मतलब नॉमिनल प्राइस पे चेक किया जाता है, मतलब इन्फ्लेशन इनमें इंक्लूडेड है, उसको समायोजन नहीं किया गया है, उसे एडजस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब रियल इस्टेट एंड इंफ्रा में अगर इन्फ्लेशन 10% है तो वो 10% प्राइस मेरे फ्लैट की कीमत में बढ़ी हुई प्राप्त होगी, उसे एडजस्ट नहीं किया जाता, इसलिए मुद्रास्फीति यहाँ पर समायोजित नहीं होती, ये याद रखना। ठीक है, कैपिटल गेन्स में जब भी मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता, इन्फ्लेशन उसमें इंक्लूडेड रहता है, दोनों बातें याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्नलिखित में से किस उपाय से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है? ठीक है, मनी सप्लाई पे क्वेश्चन है। यूपीएससी ने मनी सप्लाई पे करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट 12 ईयर में। ठीक है, यूपीएससी ने 4 से 5 प्रश्न पूछे हैं मनी सप्लाई पे मुद्रा आपूर्ति में। मनी सप्लाई क्या है, कैसे काम करती है? तो अगर सैद्धांतिक स्तर पर आपको मनी सप्लाई शब्द की व्याख्या नहीं पता है, उसके संदर्भ नहीं पता है, उसके सिद्धांत नहीं पता है, तो ये फंसाऊ क्वेश्चन है, फंसाता है, इजी नहीं होता। लेकिन अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग है तो ये आसान है। जैसे हमने बात करी कि मनी सप्लाई आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड विच वी हैव डेवलप्ड, उसके माध्यम से आप मनी सप्लाई आने वाले दिनों में समझेंगे। अगर एक जनरल की बात करी जाए तो मनी सप्लाई जनता के पास का पैसा होता है, और मनी सप्लाई तब बढ़ती है जब रिजर्व बैंक से पैसा जनता की ओर आता है, मनी सप्लाई तब घटती है जब पैसा जनता के हाथ से रिजर्व बैंक की ओर जाता है। सिंपल बात। तो क्या इतनी बात से क्वेश्चन हो सकता है? आइए चेक करते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा जनता से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, ध्यान से देखना, आरबीआई, ठीक है, और ये सिक्योरिटीज हैं, ये जनता है, ठीक है, ये जनता है। बस ये देखिए कि क्या चीज जा किधर रही है। सिक्योरिटीज को आप समोसा मान लीजिए, प्रतिभूतियों को आप कुछ भी मान लीजिए, कोई वस्तु मान लीजिए, है ना, पिज्जा मान लीजिए। तो केंद्रीय बैंक द्वारा जनता से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, अब देखो यहां पे केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ये जनता से सरकारी प्रतिभूतियां ये खरीदेगी, यानी कि ये किधर जाएगा? इधर। अब ये खरीदेगी तो कुछ पैसा देगी, पैसा किसके पास जा रहा है? जनता के पास। तो मनी सप्लाई बढ़ी, यस, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ गई, यस यस। जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंक से में मुद्रा जमा करना, एक बात बताओ, अगर मैं अपना पैसा स्टेट बैंक में जमा कर दूं तो भी तो मेरा पैसा मेरा ही है, ये केंद्रीय बैंक के पास नहीं जा सकता ऐसे। चाहे किसी बैंक में मेरा पैसा रखा हो, जनता का पैसा चाहे बैंक में हो, जनता का पैसा चाहे जनता की जेब में हो, वो पैसा जनता का है और मनी सप्लाई का हिस्सा है, इसलिए ये बाहर, ठीक है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेना,
अब देखो गवर्नमेंट है, मान लो मोदी जी शक्तिकांत दास के पास जाते हैं और उधार लेते हैं, क्या करेंगे? वैसे भी मोदी जी के मामले में तो डाउट भी नहीं है, चूंकि मोदी जी का तो अपना कोई बैंक खाता या ऐसा कुछ है भी नहीं, वो तो सारा पैसा जनता में ही खर्च करते हैं। तो सरकार जब भी आरबीआई से पैसा उधार लेती है तो वो किसी विकास के कार्य में खर्च होता है। तो वैसी कंडीशन पर अगर ये पैसा विकास के कार्यों में खर्च होगा तो इनडायरेक्टली जनता के पास आएगा, तो इससे मनी सप्लाई में वृद्धि होगी। यस, ठीक है ना। गवर्नमेंट जब भी, अच्छा इसको दूसरा तरीका है समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए कि सरकार ने आपको फ्री में दवाइयां दी, तो आपका पैसा दवाइयों में खर्च होने से बच गया। सरकार ने ये पेमेंट करने के लिए किसी न किसी दवा निर्माता को पैसे दिए होंगे, मतलब पैसा जनता के पास आ गया। अरे अंबानी भी जनता, हर कोई जनता, दवा बनाने वाले भी जनता है, पीपल है ना। तो यहाँ पे ये बात भी सही है, ये गलत है, ये नो है। यानी कि 1 और 3 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं, 2 बाहर 2 बाहर, 1 और 3 करेक्ट, सी करेक्ट, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे कि केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। अब अगर ये सरकारी प्रतिभूतियां जनता लेगी, क्योंकि आरबीआई तो बेच रही है, तो पैसा किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो वैसी कंडीशन में जनता के पास मनी सप्लाई कम हो गई, घट गई, बाहर नो, इससे मनी सप्लाई नहीं बढ़ती। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि किसमें मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, किसमें मनी सप्लाई बढ़ती है, तो आपका आंसर आता है 1 और 3, ठीक है। हाँ ये ठीक है। और जो बात हमने कही थी उधर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट और डिटेल में हम लोग समझेंगे। जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करने से धन की आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती। इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2018 में कैसे पूछा कि अगर आप अपने खाते से 1 लाख रुपए निकाल लें तो इससे मनी सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक में रखा और आपकी जेब में रखा पैसा दोनों आपका है, जनता का है, वो पैसा आरबीआई का नहीं है। जब वो आरबीआई का हो जाता तो मनी सप्लाई घट जाती, ठीक है। यहां पे पैसा किसका है ये कैसे पता चलता है? ओनरशिप से, कौन उसका स्वामी है। अगर आपने आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, प्रतिभूतियां खरीद ली, तो आप प्रतिभूतियों के मालिक हो गए और आरबीआई आपके पैसे की। इसलिए आरबीआई आपके पैसे की मालिक तब है जब वो बदले में कुछ आपको दे, ठीक है। बैंक आपके पैसे के मालिक तब हो सकती है जब वो बदले में आपको उस मूल्य के बराबर कुछ दे। पैसा जमा कर लेना, आपका पैसा जमा कर लेने से बैंक का उत्तरदायित्व तो बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ती है, एसेट घटती है। एसेट एंड लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती हैं, इसलिए ऐसा मैंने बोला, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपका पैसा बैंक में है तो भी वो आपका है और इसमें मनी सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुद्रा की कीमत विश्व बैंक द्वारा तय की जाती है। देखिए इसमें ये जो स्टेटमेंट है ना, यहां तक, यहां से ये पॉइंट नंबर 1 अप्लाई होगा यहां से, ठीक है। इसको हम इस स्लाइड में देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुद्रा की कीमत तय की जाती है। मुद्रा की कीमत किसके द्वारा तय की जाती है, ये क्वेश्चन है। विश्व बैंक द्वारा। एक एक क्वेश्चन चेक करते हैं, उधर उसके हाईलाइट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखो अब बात है रुपये और डॉलर के बीच में मूल्य कैसे डिसाइड होंगे। रुपये और डॉलर के बीच मूल्य कैसे, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, किन्हीं 2 देशों, मतलब बायलैटरल, एक या एक से अधिक देश, मतलब मल्टीलैटरल, ठीक है, बहुपक्षी। एक तरफ बहुत देश और दूसरी तरफ बहुत देश, मतलब बहुपक्षी या वैश्विक, ठीक है।
इनमें से कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कंट्री 1 और कंट्री 2 के बीच में कोई नेगोशिएशन हो, कंट्री 1 या ग्रुप 1 के बीच में नेगोशिएशन हो, या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में कोई भी नेगोशिएशन हो, मतलब कोई भी करेंसी का आदान प्रदान से संबंधित वार्तालाप हो, दो देशों के बीच में हो, एक देश या किसी ग्रुप, जैसे आसियान है ना, तो एक तरफ ये बहुपक्षीय हो गया, दोनों तरफ ग्रुप हैं जैसे ओपेक और आसियान है ना, दोनों तरफ ग्रुप हो गए, ब्रिक्स एक तरफ दूसरी तरफ आसियान। इनके बीच में किन्हीं मुद्रा के बीच में अगर नेगोशिएशन हो रहा है तो इसको रेगुलेट करने के लिए कोई तीसरी संस्था नहीं हो सकती, तो विश्व बैंक गलत है। ठीक है, कोई तीसरी संस्था दो देशों के बीच में यानी कंट्री 1 कंट्री 2 के बीच में करेंसी का क्या भाव होगा, कितने रुपए में कितना डॉलर मिलेगा, कितने डॉलर में कितने रुपए मिलेंगे, ये प्रॉपर दो देशों की बात है। किसकी यहां पे किसके किसके बीच में होगा, इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, चूंकि डॉलर ग्लोबल करेंसी है, यहां पे बहुत सारे देश डॉलर के प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन कोई तीसरी संस्था डिसाइड नहीं करेगी कि दो देशों के बीच में करेंसी के रेट क्या होंगे, मुद्रा के दर क्या होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बाहर। संबंधित देश द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग। अब ये बात चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया ज्यादा से ज्यादा गुड्स सर्विसेज का एक्सपोर्ट करती है तो इंडिया के पास क्या आएगा, डॉलर। इंडिया के पास डॉलर आ गया। ठीक है, इंडिया के पास, अब इंडिया और एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया के पास डॉलर और अधिक हो जाएंगे। ठीक है, ढेर सारे डॉलर हो जाएंगे। ऐसे इंडिया के पास डॉलर ढेर सारे हो गए। भारत में डॉलर चलता है क्या, नहीं। तो इंडिया डॉलर का यूज कैसे करेगा, ऑयल को खरीदने में चलेगा, जितना इंडिया को ऑयल की जरूरत है उतना ही खरीदेगा। बाकी अगर इंडिया के पास ज्यादा डॉलर है तो इंडिया चाहेगा कि वो डॉलर ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर दे और बदले में चाहे सामान ले ले, चाहे किसी के पास हमारे देश की रूपी हो वो ले ले। तो इंडिया अगर रूपी की डिमांड करता है या वस्तुओं की डिमांड करता है और डॉलर की सप्लाई करना शुरू कर देता है कहीं पर, तो जिस चीज की अधिकता हो जाती है, जैसे डॉलर की अधिकता हुई तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। डॉलर सस्ता होने का मतलब क्या है कि अगर किसी समय, अलग से यहां पे देखो, अगर किसी समय एक डॉलर में 80 रुपए होते हैं तो डॉलर सस्ता होने का मतलब है कि एक डॉलर में अब 70 रुपए मिलेंगे या कुछ भी मिलेंगे, वो 80 से कम होंगे, मतलब डॉलर सस्ता हो गया, इसका ये मतलब है। आई नो कि ये इतना इजी नहीं कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे बिल्कुल इजी समझते चले जाए, थोड़ा सा ट्रिकी पड़ रहा होगा, लेकिन इन चीज़ों को हम लोग कुछ इस तरह से डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल आपको लैंग्वेज में समझ में आए। ठीक है, आपको आपकी लैंग्वेज में समझ में आए, हम लोग ये कोशिश करेंगे। एंड इसका उल्टा इसी तरह से ही है कि अगर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो उसे सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए, डॉलर। तो वो अपने बैंकों का रुपया, जो आरबीआई के पास होगा, भारत सरकार का रुपया, उसको ले जाएगा विश्व बाजार में और उससे डॉलर खरीदेगा, फिर डॉलर खरीद के डॉलर से सामान खरीदेगा। तो इंपोर्ट बढ़ाने में भारत का रुपया कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर होने का क्या मतलब होगा कि एक डॉलर में जहां पे 80 रुपए मिल रहे थे वो 90 रुपए हो गए, तो यहां रुपये कमजोर हो गया। ठीक है, एक डॉलर में 90 रुपए होना, रुपये कमजोर हो गया, ज्यादा रुपए देना पड़ रहा है उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए। यह है इसका मेन सिद्धांत। और देखते हैं संबंधित देश की सरकार की स्थिरता। हाँ,
सरकार की स्थिरता का क्या फर्क पड़ता है? जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो वो विश्व के बाजार में अपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए सही नेगोशिएशन करती है। एक, दो, जो विश्व के दूसरे देश हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन देशों में करना चाह रहे हैं जहां पे स्थिर सरकार है और स्टेबल गवर्नेंस है। मतलब जब गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों स्टेबल होते हैं तो उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है, इसलिए निवेश ज़्यादा आता है। निवेश ज़्यादा आएगा मतलब विदेश से डॉलर भारत में बहुत सारा आएगा, और ऐसी कंडीशन में रूपी डॉलर का रेट प्रभावित होगा। तो प्रश्न यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की मुद्रा कैसे तय होती है? तो संबंधित देश की स्थिरता का, इसमें सरकार की स्थिरता का प्रभाव पड़ेगा। विचाराधीन देश की आर्थिक क्षमता, देखो पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी का यहां पर रोल नहीं है। नो, पोटेंशियल तो कीनिया युगांडा का बहुत है, उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन इससे उनके जो करेंसी है उनके बीच में क्या पैरिटी होगी, क्या रेट होगा, वो डिसाइड नहीं होगा। ब्रिटेन के पास कोई रिसोर्सेज नहीं, हो सकता है ब्रिटेन की इकोनॉमिक पोटेंशियल उतनी ना लगे, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन का पाउंड विश्व बाजार में महंगा है। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि आपके सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हैं एंड 1 और 4 रॉन्ग है। और ज्यादा डिस्क्रिप्शन के लिए यहां पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लीड बैंक योजना क्या है, पहले समझ लेते हैं लीड बैंक योजना क्या है। ये लीड बैंक स्कीम नाम की एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें पहले ये समझ लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो आइए देखते हैं। लीड बैंक योजना, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं तो समझते हैं। लीड बैंक स्कीम इसलिए लाई गई थी क्योंकि कुछ बैंक ऐसी थी जो ज्यादातर शहरों में काम कर रही थी। जैसे सूरत में ज्यादातर बैंक थी, लेकिन महसाना में ज्यादातर बैंक नहीं थी। गुजरात की बात हो गई, यूपी में आते हैं। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर में ज्यादातर बैंकें थीं, लेकिन ललितपुर, बलिया, फतेहपुर में नहीं थी। तो स्कीम क्या कहते हैं कि एक ही जगह सभी बैंकें अपना सरकारी कार्यालय खोलें या अपना कार्यालय खोलें, उससे बेहतर यह है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट पर एक बैंक फोकस करे, दूसरी बैंक किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करे। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरी बैंक उस डिस्ट्रिक्ट में खाता नहीं खोल सकती, ब्रांच नहीं खोल सकती, खोल सकती है, लेकिन जो फोकस्ड एरिया है वो बात अलग है। फोकस क्या हो सकता है, जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, दो उदाहरण समझते हैं। ये एचडीआई है, एसबीआई है, ये बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब स्टेट बैंक यूपी के 30 जिलों में ऑफिस खोल चुकी है, बाकी वो गरीब जिलों में खोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, और इन्हीं 30 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना ऑफिस खोल रखा है। तो सरकार क्या कहती है कि जिन जिलों में बैंक नहीं है, आप लोग कुछ ब्रांच वहां पे अपनी खोलो और उसको फोकस करो, और जिन जिलों में आपकी ब्रांच है वहां पे भी आप फोकस करो। अब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इसको सलाह दिया गया तुम कुछ और जिले चूज कर लो। मान लीजिए हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो तुम ललितपुर, फतेहपुर, बलिया, गोंडा ऐसे गरीब जिलों में जाके फोकस करो। ऐसा नहीं कि गोंडा में स्टेट बैंक की ब्रांच नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन ये फोकस एरिया किसका होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब फोकस होने का मतलब क्या है, फोकस होने का मतलब यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर लीडर की भूमिका प्ले करेगी। मतलब वो दूसरी बैंक से कोऑर्डिनेट करेगी, मीटिंग करेगी, सलाह देगी कि इस गांव में एटीएम नहीं, वहां पे तुम अपना एटीएम पंजाब नेशनल का लगा लो। पंजाब नेशनल वाले अब हर जगह एटीएम नहीं लगा सकते, तो किसी दूसरे गांव में, गांव नंबर 2 में कैनरा बैंक वाले लगा लें, गांव नंबर 3 में कॉरपोरेशन बैंक वाले लगा लें, इस तरह से। तो मेनली वहां पे कोऑर्डिनेशन का वर्क जो है ये लीड बैंक करती है।
ये मेन वर्क है, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं इसको। लीड बैंक से पिछले 12 सालों में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। लीड बैंक योजना का मूल उद्देश्य है बड़े बैंकों को प्रत्येक जिले में कार्यालय, देखो बड़े बैंकों को प्रत्येक जिले में कार्यालय खोलने की मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कोई एक लीडर बैंक होगी वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, ये इसका पर्पज है। आउट। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, इसको चेक करेंगे। व्यक्तिगत बैंकों को गहन विकास के लिए विशेष जिलों को अपनाना चाहिए, इसको जांच करेंगे। सभी बैंकों को जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करना चाहिए, ये इसको जमा राशि से इसका कोई रिलेशन नहीं है, या तो बी सही या तो सी सही है। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि बैंक ऑफ बड़ौदा कोऑर्डिनेशन करेगी, कंपटीशन करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसे बाहर करो। तो यानी कि कोई एक बैंक, ठीक है, विशेष जिलों को वो अपनाएगी, वहां पर उसको कोऑर्डिनेशन करेगी और डेवलपमेंट करेगी, इस तरह से। हाँ, इस तरह से लीड बैंक जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन व्हीकल है। जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे प्रमोट किया जाए, लीड बैंक इसमें काफी अच्छा रोल प्ले करेगी, ठीक है। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत में गांवों में, टाउन्स में, सेमी अर्बन एरियाज में बैंकें नहीं थी, एटीएम्स भी नहीं थे, उनकी सुविधाएं भी नहीं थी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं थे। तो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से पूरे देश में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लीड बैंक स्कीम लाई गई थी, ठीक है, ना कि कंपटीशन के माध्यम से। निम्नलिखित में किसे अनिवार्य रूप से समावेशी शासन का भाग कहा जा सकता है? इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस, समावेशी शासन। आइए देखते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना। सेकंड, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियों की स्थापना करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाना और मिड डे मील योजना को सुदृढ़ करना, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना को सुदृढ़ करना। देखो, अब गवर्नेंस अपने आप में एक वाइडर एरिया है जिसमें कि सरकार के लगभग ज़्यादातर कार्य आते हैं, जो सरकार कार्य सुनिश्चित करती है वो सभी गवर्नेंस के कार्यों में आते हैं। तो इनमें गैर वित्तीय क्षेत्र कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो हम उसे इंक्लूसिव गवर्नेंस के तौर पर देखेंगे, इसलिए ये बात इंक्लूड होगी। दूसरा, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना। देखो, अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम है डेवलपमेंट सुनिश्चित करना, तो इस तरह से ये गरीबों को, वीकर सेक्शन को डेवलपमेंटल स्कीम से जोड़ेगी, जिसके तहत इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रमोट होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाने से सरकार दवाएं, डायग्नोसिस यानी कि जांच, डॉक्टरों की उपलब्धता इत्यादि में खर्च करेगी, जिससे कि ग्रास रूट गरीबों को और छूट गए, जो विकास में छूट गए लोग हैं, उनको स्वास्थ्य और सरकार के अन्य सुविधाओं में जुड़ने के। तो यहाँ पे चूंकि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च है तो हम केवल स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य से उनको जोड़कर इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रमोट किया जा सकता है। और मिड डे मील योजना के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में खाने की सुविधा मिल जाती है। हालांकि एमडीएम में खाना सबको मिलता है, लेकिन ज़्यादा चुनौती इस बात की थी कि गरीब बच्चों को खाना कैसे मिले, तो गरीब बच्चों को भी मिलता है, इसलिए इंक्लूजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल होगा? आइए थोड़ा सा पहले इसके, अच्छा मैं फिर बता दूं कि सारे कॉन्सेप्ट इतने छोटे नहीं कि हम हल्के में पार कर लें, डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। तो एफडीआई क्या है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? किसी एक देश का निवेश, मान लेते हैं यूएसए है, ये इंडिया में पैसे लगाना चाहता है, डॉलर अपने लगाना चाहता है, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा
और रुपया भारत में लगेगा। रुपया भारत में लगेगा, ठीक है। तो उसे एफडीआई कब कहेंगे? यानी कि एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब कहेंगे? एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अगर ये कोई कंपनी अडानी है तो अडानी की कंपनी का कम से कम 10% शेयर पर अगर कोई विदेशी पैसा लगा है, ठीक है, एटलीस्ट 10% और मोर या ज्यादा, तो ये एफडीआई है, नहीं तो पोर्टफोलियो निवेश है, एफआईआई है, एफपीआई है ना। तो पहली कंडीशन तो ये 10% पर। दूसरा, एफडीआई पर के तहत जो पैसा लगता है वो जब भी जिस भी शेयर में लगता है ना, वो मेजर चंक होता है, लार्ज शेयर होता है, तो उसको आसानी से किसी भी समय बेचा नहीं जा सकता। मतलब वो पैसा, उस पैसे में कोई लॉक इन पीरियड होगा। लॉक इन पीरियड कहने का मतलब वो किसी निश्चित अवधि के लिए लॉक हो जाएगा और उसे उस अवधि में निकाला नहीं जा सकता। भारत के केस में ये अवधि है 1 साल, ठीक है। इससे इस कंपनी की एसेट में परिवर्तन होगा, या बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अडानी का पैसा इनके पास आया, इन्होंने अपने शेयर उसको दे दिए, तो इनकी एसेट में कमी हुई, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां। हाँ, अगर मान लीजिए कि मैकडॉनल्ड भारत में अपनी कोई कंपनी स्टैब्लिश करता है या अपनी कोई सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी स्टैब्लिश करता है, तो ये एफडीआई है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो कंपनी भारत में खोलेगा मैकडॉनल्ड, उसका 10% से ज्यादा मैकडॉनल्ड के पास होगा, उससे कम में वो कंपनी नहीं खोल सकता। चाहे दूसरे वो पार्टनर बना ली तो भी, नहीं बनाएगा तो 100% हो सकता है, और 100% है तब तो 10 से ज्यादा है ही। भारतीय कंपनियों में अधिकांश विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी, अधिकांश मेजॉरिटी शेयर, अगर मान लीजिए मेजॉरिटी शेयर है तो 10% से तो ज्यादा ही होगा, है ना, 10% से तो ज्यादा ही होगा। तीसरा, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित कंपनियां, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित कंपनियां, मतलब जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी है, वो भारत में किसी कंपनी में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करता है, कोई मेजर चंक ऑफ निवेश करता है, यानी कि बड़ा अमाउंट में वित्त पोषण करता है, या भारत में किसी कंपनी में पैसा लगाता है, उसका ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट भले किसी के पास हो, तो वैसी कंडीशन पर हम ये देखते हैं कि विशेष रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित कंपनियों का ये उदाहरण होगा, ठीक है। और फिर आता है पोर्टफोलियो निवेश। नो, पोर्टफोलियो निवेश इसका पार्ट नहीं होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अब वो इससे बाहर होंगे, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 4 out and 1 to 3 correct, so D will be the answer. हाँ, और डिटेल में आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। एंड भारत में औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक में 8 प्रमुख उद्योग आते हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 37% 2012 के टाइम में, अब ये परसेंटेज ज़्यादा है, करीब करीब 40% के आसपास है, 40% के आसपास है 8 कोर इंडस्ट्रीज का। तो इनमें से कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं? तो 8 नाम आपको याद करने हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। अब चूंकि ये सिंपल रट्टा मार क्वेश्चन है, सीमेंट यस, उर्वरक यस,
प्राकृतिक गैस यस, रिफाइनरी यस, टेक्सटाइल यस, तो ये सारे हो जाते हैं, है ना, ये सारे हो जाते हैं। एंड इनके नाम और आप इधर डिटेल में देख सकते हैं, तो आपको सब पता चल जाता है, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की हालिया नीतिगत पहल क्या है? तो राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष की स्थापना। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके ये सब फीचर्स लिखे हैं कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये लगभग सारी इसमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। देयरफॉर ये सारे इसमें स्टेटमेंट सही होंगे, ये जनरल फीचर्स वाली बात है केवल, है ना। और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए कि एक हमारा यूनिक इनिशिएटिव है मेंस में डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में, तो आप लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं, इससे अपने आंसर की गुणवत्ता ठीक करें, सुधारें और यूपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की तैयारी करें। थैंक यू सो मच। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपका समय शुभ हो।